आइए बच्चों, देखते हैं अभी एग्जाम्पल 6.2। इट इज वेल नोन दैट रेन ड्रॉप्स फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द अपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स. The latter is known to be proportional to the speed of drop but is otherwise undetermined. Consider a drop of mass 1 gram falling from a height 1 kilometer. It hits the ground with a speed of 50 meter per second. Then A. What is the work done by the gravitational force? And B. What is the work done by the unknown resistive force? देखिए क्वेश्चन पहले समझ लीजिए. आपको यहाँ पे कहा है कि एक रेन ड्रॉप जब फॉल करती है तो हमें सबको पता है कि नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और ऊपर की ओर रजिस्टिव फोर्स लगता है. ये रजिस्टिव फोर्स वैसे तो स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है, राइट, बट ये डिटरमाइन करना मुश्किल है. हमें यहाँ पे इतना पता है कि मास ऑफ रेन ड्रॉप 1 ग्राम है और ये 1 किलोमीटर हाइट से फॉल कर रहा है और एट द एंड जब वो ग्राउंड पे हिट होता है तब उसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड होती है. तो यहाँ पे दो वर्क फाइंड करने हैं, एक तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा वर्क डन बाय अननोन रेजिस्टिव फोर्स. तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी दे दी है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं. एक तो हमें दिया है मास यहाँ पे दिया है 1 ग्राम यानी कि 10⁻³ किलोग्राम. ठीक है, फिर इनिशियली इसकी जो वेलोसिटी है vi नाम दे देता हूं, वो 0 है. हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि रेन ड्रॉप स्टेडी स्टेट में थी और वहां से फ्री फॉलिंग शुरू होता है 1 किलोमीटर हाइट से. तो यहां पे हाइट जो है वो 1 किलोमीटर है यानी कि 10⁻³ मीटर हो गया ये. ठीक है, और एट द एंड इसकी वेलोसिटी जिसको हम vf नाम दे देते हैं वो है 50 मीटर पर सेकंड. तो हमें दो वर्क फाइंड करना है, एक तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स wg और एक वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स wr. ये दो फाइंड करने हैं. चलिए अब इसके लिए पहले तो हम लॉजिक क्या यूज करेंगे ये समझ लेते हैं. हम यहां पे वर्क एनर्जी थियरम यूज करेंगे. एज पर वर्क एनर्जी थियरम, देखिए एज पर वर्क एनर्जी थियरम आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा के इज इक्वल टू डब्ल्यू, राइट. लेकिन यहां पे दो वर्क आपको कंसीडर करने पड़ेंगे, एक तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और एक वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स. देखिए अगर कोई रेजिस्टिव फोर्स ना लग रहा हो तो ऐसे में आप डेल्टा के इज इक्वल टू सिर्फ डब्ल्यू ले सकते हो या फिर डब्ल्यू जी ले सकते हो, राइट. लेकिन यहां पे रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, जहां भी रेजिस्टिव फोर्स लग रहा हो वहां पे आपको वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स भी ऐड करना पड़ेगा. तो यहां पे ये डेल्टा के इज इक्वल टू टोटल वर्क हो गया, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स. चलिए अब इस इक्वेशन को हम यूज करने वाले, पर अभी इसको मैं नंबर 1 देके छोड़ देता हूं. अब सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. यहां पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि डेल्टा के. अब डेल्टा के यानी कि के एफ माइनस के आई, राइट. अब के एफ के लिए आप लिख सकते हो 1/mvf², बट के आई जो है वो तो जीरो हो जाएगा बिकॉज इनिशियल स्पीड जीरो है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी. अब यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर देते हैं. ये 1/2, मास आपको दे दिया 10⁻³ और वेलोसिटी जो है वो है 50, तो यहाँ पे 50 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, राइट. तो ये आपको कुल मिला के मिल जाएगा 1.25 जूल. सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ये आपको मिल रहा है 1.25 जूल. चलिए अब हम ले लेते हैं WG यानी कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. वर्क डन
बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये हम फाइंड कर लेते हैं। ये है डब्ल्यू जी। अब डब्ल्यू जी यानी कि ऑब्वियस सी बात है एम जी एच हो जाएगा। समझिए आप, देखिए जो ड्रॉप है उसे नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है वो है एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हाइट एच जितना ही होगा। ऊपर से लेके नीचे तक हाइट एच जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एम जी एच। अब यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर देते, देखिए m 10⁻³ है, g की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, और h जो है वो है 10⁻3, यानी कि कुल मिला के ये आपको मिल रहा है 10 जूल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आपको मिल रहा है 10 जूल। ये हमारा एक आंसर भी है, इसे हम ब्रैकेट कर लेते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 10 जूल। अब दूसरा जो फाइंड करना है वो है वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। अब इसके लिए मुझे ऐसे लेना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स दैट इज डब्ल्यू आर। तो डब्ल्यू आर को अगर सब्जेक्ट बना ले तो क्या मिलेगा, देखिए आप यहां पे आपको मिलेगा डेल्टा के माइनस डब्ल्यू जी। अब डेल्टा के जो है वो है 1.25 और डब्ल्यू जी जो है वो है 10, यानी कि डब्ल्यू आर आपको मिल रहा है माइनस 8.75 जूल। ये आपको माइनस 8.75 जूल मिल रहा है, यानी कि वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स जो है वो माइनस 8.75 जूल है। ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि यहां पे जो रेजिस्टिव फोर्स है वो ऑब्वियसली मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि ऊपर की ओर लगेगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर हो रहा है। इन शॉर्ट यहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए वर्क नेगेटिव है। ये यहां पे मेंशन कर लेते हैं हम। हियर रेजिस्टिव फोर्स ऑन द रेन ड्रॉप एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेन ड्रॉप आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो दिस वर्क इज नेगेटिव। तो ये वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इसलिए नेगेटिव है क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है। अब देखते हैं एग्जांपल 6.3। अ साइक्लिस्ट कम्स टू अ स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। During this process, the force on the cycle due to the road is 200 Newton and is directly opposed to the motion. A. How much work does the road do on the cycle? And B. How much work does the cycle do on the road? समझिए, यहां पे ऐसे कहा है कि एक साइक्लिस्ट गिर जाता है और साइकिल उसकी स्कीड होती है 10 मीटर तक। 10 मीटर तक स्कीड होने के बाद साइकिल स्टॉप हो जाती है। तो इस प्रोसेस में साइकिल के ऊपर रोड के द्वारा जो फोर्स लगा है वो है 200 न्यूटन। फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन एंड इज डायरेक्टली अपोजिंग द मोशन। ये तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो फोर्स लगेगा साइकिल के ऊपर, रोड का फोर्स कौन सा लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। तो वो मोशन को अपोज ही करेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो आपको ये पूछा है कि हाउ मच वर्क डज द रोड, यानी कि रोड साइकिल के ऊपर कितना वर्क करता है, और दूसरा हाउ मच वर्क डज द साइकिल, यानी कि साइकिल रोड के ऊपर कितना वर्क करती है। चलिए सबसे पहले यहां पे जो वैल्यूज दी है वो लिख लेते हैं। एक तो यहां पे रजिस्टिव फोर्स दिया है, मैं इसे एफ आर कह सकता हूं या फिर फ्रिक्शन फोर्स एफ कह दूं। तो ये है 200 न्यूटन, ठीक है। और यहां पे साइकिल का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है 10 मीटर का, राइट। और अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वर्क डन बाय द रोड ऑन द साइकिल।
अब देखिए इसको मैं WR ऐसे नाम दे देता हूं। अब वर्क W इजकल टू एफ डी कॉस थीटा होता है, राइट। तो यहाँ पे साइकिल पे जो फोर्स लग रहा है वो है FR, और जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो है D, और कॉस आएगा कॉस 180। समझिए, ये जो रजिस्टिव फोर्स है वो और डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसलिए इसे 180 डिग्री का एंगल मैंने लिखा हुआ है। समझ रहे हो आप? देखिए रजिस्टिव फोर्स यानी कि फ्रिक्शन फोर्स वो ऑब्वियसली मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा मोशन की डायरेक्शन में होता है। तो ऐसे में दोनों अपोजिट हो, तो यहाँ पे cos 180 लेना पड़ेगा। अब हम इसमें वैल्यूज पुटअप कर दें तो FR यानी कि 200, डिस्प्लेसमेंट D यानी कि 10, और cos 180 यानी कि -1। तो WR आपको मिल जाएगा -2000 जूल, राइट। यानी कि वर्क डन बाय रोड ऑन द साइकिल इज -2000 जूल। ये आ गया पहला आंसर। अब हमें फाइंड करना है दूसरा आंसर, यानी कि वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड। ठीक है, अब इसको मैं नाम दे देता हूं WC। यहां भी वर्क है तो FD cos थीटा यूज करेंगे। अब F यानी कि यहां पे रोड के ऊपर लगने वाला फोर्स। अब समझिए, एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, जितना फोर्स रोड ने साइकिल के ऊपर लगाया है उतना ही फोर्स लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में साइकिल रोड के ऊपर लगाएगी। तो यहां पे मुझे जो फोर्स लेना है वो साइकिल जो रोड के ऊपर फोर्स लगा रही है वो लेना है। तो इसे मैं FR डैश कह देता हूं। ठीक है, FR डैश यानी कि साइकिल से रोड के ऊपर लगने वाला फोर्स, जो कि FR जितना ही होगा, ये जो FR है उसके जितना ही होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और बाद में लेना है अब मुझे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मैं नाम दे देता हूं D डैश, और कॉस थीटा, यहां पे कॉस थीटा को कॉस थीटा ही लिखता हूं। ऐसा इसलिए कि दरअसल D डैश ही 0 हो जाने वाला है। समझिए, यहां पे D डैश यानी क्या, डिस्प्लेसमेंट किसका, रोड का। अब रोड का डिस्प्लेसमेंट थोड़ी होता है, साइकिल चाहे जितना भी फोर्स रोड के ऊपर लगा ले, रोड का डिस्प्लेसमेंट थोड़ा होगा। तो रोड का डिस्प्लेसमेंट D डैश इजकल टू 0, तो ऑब्वियस ही बात है कि पूरा वर्क ही 0 हो गया, यानी कि WC इजकल टू 0। इसका मतलब WC यानी क्या है, यहाँ पे WC यानी कि वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड इज 0। तो ये एक इंटरेस्टिंग केस दिया है हमें। देखिए यहाँ पे WR 0 नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी WC 0 आ रहा है। देखिए इंटरेस्टिंग इसलिए कह रहा हूं मैं कि यहाँ पे रोड साइकिल के ऊपर फोर्स लगा रहा है, और उतना ही फोर्स साइकिल रोड के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही, लेकिन फिर भी यहाँ पे रोड से साइकिल के ऊपर तो वर्क हो रहा है, लेकिन साइकिल से रोड के ऊपर कोई वर्क नहीं हो रहा है। इससे हमें ये बात समझने को मिलती है कि अगर ऑब्जेक्ट A B के ऊपर फोर्स लगा रहा है और ऑब्जेक्ट B A के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहा है, तब भी A अगर B के ऊपर वर्क कर रहा है तो उतना ही वर्क अपोजिट डायरेक्शन में B A के ऊपर करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इस बात को यहां पे नोट डाउन कर लेते हैं। नोट, वर्क डन ऑन A by B is not necessarily always equal and opposite to the work done on B by A। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एग्जांपल 6.4। इन ए बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन a police officer fires a bullet of mass 50 gram with a speed 200 meter per second on soft plywood of thickness 2 centimeter. The bullet emerges with only 10% of its initial kinetic energy. What is the emergent speed of the bullet? देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये जरा मैं आपको इस फिगर के साथ समझाता हूँ। इस फिगर को देखिए, यहाँ पे ये वुडन प्लाई है और इसके ऊपर एक पुलिसमैन इस तरह से बुलेट फायर करता है।
तो ये बुलेट इसके आर पार निकल जाती है, ऐसे आर पार निकल जाती है। राइट, अब आपको ये कहा है कि अगर बाहर निकलते वक्त बुलेट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के 10% जितनी हो, तो ऐसे में इमर्ज होते वक्त उसकी जो स्पीड है वो फाइंड करनी है आपको। देखिए, जब ये बुलेट यहाँ पे ब्लॉक में एंटर हो रही है तब इसकी स्पीड है vi, और जब ये इस ब्लॉक में से यानी कि इस प्लाई में से बाहर निकल रही है तब मानिए कि इसकी स्पीड है vf। तो दरअसल हमें vf फाइंड करना है, और यहाँ पे आपको vi तो दे दिया है। vi कितना है? 200 मीटर पर सेकंड। राइट, और हमें जो फाइंड करना है वो है vf। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वी हैव टू फाइंड आउट vf। अच्छा, साथ ही इसका मास आपको दे दिया है। बुलेट का मास वो है 50 ग्राम, यानी कि 0.05 किलोग्राम। ठीक है, इसमें ये जो प्लाईवुड है इसकी थिकनेस का कोई काम नहीं है हमें। अच्छा, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको दी है कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल की 10% जितनी है। यहाँ पे मैं लिखता हूं, हियर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी is equal to 10% of इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ऐसा ही दिया है ना आपको, तो इसी पे से हम आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसको हम कह देते हैं kf इक्वल टू 10%। आपको पता है कि परसेंटेज में जब भी हम इक्वेशन में लिखते हैं तो उसे 100% से डिवाइड करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे 10 को 100% से डिवाइड कर रहा हूं, और ये है ki। अब यहाँ पे kf का जो इक्वेशन है वो ऑब्वियसली 1/2 m vf स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाता है 0.1 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे ki का इक्वेशन 1/2 m vi स्क्वायर हो जाएगा। अब लेफ्ट और राइट साइड में से 1/2 m कैंसिल हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं कि भाई vf स्क्वायर इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाइड बाय vi स्क्वायर। अब देखिए, vi की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे दी है जो कि है 200, तो यहाँ पे 200 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये vf स्क्वायर हो जाएगा 4000। ठीक है, तो अब इसमें से हमें vf फाइंड करना है, तो vf इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4000, और ये अंडर रूट ऑफ 4000 आपको मिल जाएगा 63.24 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि इस प्लाईवुड के ब्लॉक में से बाहर निकलने के बाद इस गोली की जो स्पीड होगी वो होगी 63.24 मीटर पर सेकंड, जबकि उसे एंटर जब किया गया तब उसकी स्पीड थी 200 मीटर पर सेकंड, और बाहर निकलते वक्त उसकी स्पीड कम हो गई है 63.24 मीटर पर सेकंड। चलिए, अब देखते हैं एग्जांपल 6.5। A woman pushes a trunk on a railway platform which has a rough surface. She applies a force of 100 Newton over a distance of 10 meter. Thereafter, she gets progressively tired and her applied force reduces linearly with distance to 50 Newton. The total distance through which the trunk has been moved is 20 meter. Plot the force applied by the woman and the frictional force, which is 50 Newton versus displacement. Calculate the work done by the two forces over 20 मीटर। पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए, एक वुमन ट्रंक को धक्का मार रही है प्लेटफॉर्म के ऊपर, और वो जो धक्का मार रही है उसमें फोर्स है वो है 100 न्यूटन। ऐसा 100 न्यूटन जितना फोर्स 10 मीटर तक ये वुमन लगाती है। इसके बाद ये थक जाती है, तो ग्रेजुअली वो फोर्स कम होते होते 50 न्यूटन हो जाता है, और इस तरह से टोटल 20 मीटर का डिस्टेंस ये ट्रंक कवर कर लेता है।
देखिए बात को समझिए, पहले 10 मीटर तक 100 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स लगा और बाकी के 10 मीटर तक फोर्स रिड्यूस होता गया और रिड्यूस होते होते 50 न्यूटन हो गया। इस तरह से टोटल 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। तो आपको यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है, किसका? फोर्स अप्लाइड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। साथ ही आपको टोटल 20 मीटर में इन दोनों ही फोर्स से, एक तो एक्सटर्नल फोर्स और एक फ्रिक्शन फोर्स, इन दोनों ही फोर्स से जो वर्क हुआ है वो फाइंड करना है। पहले तो मैं यहाँ पे जो वैल्यूज दी है वो लिख लेता हूँ। देखिए पहले मैं लिख लेता हूँ जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया वुमन के द्वारा, मैं इसे एफ ई नाम दे देता हूँ। तो एफ ई दैट इज एक्सटर्नल फोर्स इज 100 न्यूटन और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो है 50 न्यूटन। इसको मैं -50 लिखता हूँ क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो -50 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स। और वैसे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है, लेकिन इसे दो पार्ट में ले लेते हैं। एक D1 डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का जो कि पहला डिस्प्लेसमेंट है, और D2 डिस्प्लेसमेंट वो भी 10 मीटर का जो कि दूसरा डिस्प्लेसमेंट है। इस तरह से कुल मिला के जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ 20 मीटर का। ऑलराइट, अब इसके लिए सबसे पहले हम ये ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो एक्सिस है वो है फोर्स की एक्सिस और ये है डिस्प्लेसमेंट की एक्सिस। यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लिया हुआ है और नेगेटिव डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लिया गया है, क्योंकि मैंने आपको आगे ही बताया कि फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और ये है इसका ओरिजिन ओ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे है ओरिजिन ओ। चलिए अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए आपको बताया गया है कि शुरू के 10 मीटर तक 100 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट था। ये वुमन 100 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स 10 मीटर तक तो लगा ही रही थी। तो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ कि ये 10 मीटर से ही लिया गया प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ कि भाई 10 मीटर तक 100 न्यूटन का फोर्स कांस्टेंट है। इसके बाद ग्रेजुअली, वैसे लीनियरली, ये फोर्स डिक्लाइन होके 50 न्यूटन तक आ जाता है और तब तक टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है वो 20 मीटर का हो जाता है। तो मैं यहाँ पे 50 न्यूटन फोर्स और ये 20 मीटर का डिस्टेंस, इसका एक पॉइंट तैयार कर रहा हूं और उस पॉइंट पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। तो ऐसे आ जाती है ये लाइन। तो इस तरह से एक्सटर्नल फोर्स के लिए ये ग्राफ यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्राफ है एक्सटर्नल फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। इसके पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं। देखिए इस तरह से मैं नाम दे देता हूं, ये ए बी सी डी, यहाँ पे ई और यहाँ पे ओ तो है। ठीक है, चलिए अब दूसरा ग्राफ भी इसी में ड्रॉ कर लेते हैं, वो है फ्रिक्शन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। अब जैसा कि हमने कहा कि भाई फ्रिक्शन -50 है और फ्रिक्शन तो देखिए 20 मीटर तक कांस्टेंट लगता रहेगा। ये ट्रंक जो है पूरा 20 मीटर तक खींचा गया है, तो उस दौरान 20 मीटर तक ये फ्रिक्शन फोर्स कॉन्स्टेंटली लग रहा होगा और वो है -50 न्यूटन। तो इसके मुताबिक अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा। देखिए यहाँ से 20 मीटर तक एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करनी है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि 20 मीटर तक ये फोर्स कांस्टेंट ही रहा होगा। तो ये हो गया ग्राफ फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, मैं इसे लिख देता हूं यहाँ पे ये P, ये Q, बाकी D, E और O तो यहाँ पे है ही। अब यहाँ पे मेंशन कर देता हूं कि एक तो जो ग्राफ हमें चाहिए था एक्सटर्नल फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, राइट, वो कौन सा है? वो है ABCD ग्राफ। और इसी तरह से
हमें फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल f वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ भी चाहिए था, जो कि है पी क्यू डी ग्राफ। अब इन्हीं ग्राफ पे से हमें वर्क मिलेगा। आपको याद होगा कि फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ के नीचे जो शेडेड पोर्शन होता है उसका एरिया अगर हम ले लें तो वो हमें वर्क देता है। देखिए जैसे कि ये जो एक ग्राफ है, इस ग्राफ के नीचे का ये जो एरिया है पूरा, इस एरिया से एक्सटर्नल फोर्स से होने वाला वर्क जो है वो मिल जाएगा। और इसी तरह से इस ग्राफ का ये जो एरिया है, इस एरिया से हमें फ्रिक्शन फोर्स से होने वाला वर्क मिल जाएगा। तो चलिए अब ये दोनों ही वर्क हम फाइंड कर लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं वर्क डन बाय वुमन मीन्स एक्सटर्नल फोर्स इज, देखिए इसे हम W कैपिटल F नाम दे देते हैं। ये एक्सटर्नल फोर्स से होने वाला वर्क है, इसलिए W कैपिटल F। अब ये कितना मिलेगा? ये मिलेगा हमें इस टोटल एरिया जितना। अब इस एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर बन रहा है तो उस रेक्टेंगुलर का एरिया, प्लस एक दूसरा ये ट्रेपेजियम बन रहा है तो इस ट्रेपेजियम का एरिया। इन दोनों का एडिशन कर दो तो टोटल एरिया हो जाता है, और वो टोटल एरिया ही हमारा वर्क होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि वर्क डब्ल्यू एफ इजकल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई एंड ओ प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी डी ई, राइट। तो इन दोनों ही एरिया का आपको एडिशन करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए पहले तो डब्ल्यू एफ के लिए जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो ले लेते हैं। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि लेंथ इनटू विड्थ, तो यहाँ पे लेंथ आपको मिल जाएगी ये 100 और विड्थ मिल जाएगी आपको 10। तो सिंपली मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 100 इंटू 10, ऑलराइट। प्लस अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए आपको लिखना है, देखिए हाइट h1 प्लस h2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय द बेस। अब देखिए यहाँ पे हाइट h1 जो है वो है 100 और हाइट h2 है 50। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ये 100 प्लस 50 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय द बेस। अब देखिए यहाँ पे बेस तो 10 ही आएगा, है ना। तो इस तरह से ये आपको मिल जाएगा टोटल 1000 प्लस ये मिलेगा आपको 750। तो इस तरह से डब्ल्यू एफ यानी कि एक्सटर्नल फोर्स से होने वाला वर्क ये मिल जाएगा आपको 1750 जूल। यानी कि वुमन ने जो वर्क किया है वो, या फिर कहें कि एक्सटर्नल फोर्स से जो वर्क किया है वो है 1750। अब हम फाइंड करते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है उससे वर्क कितना होता है। अब इसके लिए हमें ये जो एरिया है वो लेना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे फ्रिक्शन से जो ग्राफ प्रिपेयर हुआ है वो ये है, तो इसका जो ये शेडेड एरिया है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब ये एरिया यानी कि रेक्टेंगल पी क्यू डी ओ का एरिया, राइट। तो चलिए ये फाइंड करते हैं। मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूं
वर्क डन by the friction force is, इसे नाम दे देते हैं W small f, and W small f will be equal to area of rectangle, कौन सा था, P Q D O, राइट। अब ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगी। अब आपको पता है उसमें लेंथ होगी 20 और जो विड्थ है वो हो जाएगी -50। फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लिया है, 50 न्यूटन जितना नेगेटिव डायरेक्शन में लिया है, तो ये हो जाएगा -50। तो इस तरह से ये वर्क आपको मिलेगा -1000 जूल, राइट। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज -1000 जूल। ये माइनस तो आना ही था क्योंकि आपको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो यहाँ पे ये वर्क नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ के एरिया पे से ये दोनों वर्क फाइंड किए हैं, राइट। अब देखते हैं एग्जांपल 6.6। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg moving on a horizontal surface with speed vi is equal to 2 meter per second enters a rough patch ranging from x is equal to 0.1 meter to x is equal to 2.01 meter. The retarding force Fr on the block in this range is inversely proportional to x over this range. Fr is equal to minus k upon x for x that is greater than 0.1 and less than 2.01 meter, and Fr is equal to 0 for x less than 0.1 and x greater than 2.01 meter, where k is 0.5 joule. What is the final kinetic energy and final speed Vf of the block as it crosses this patch? अब देखिए, पहले तो क्वेश्चन को जरा इस फिगर से समझ लीजिए। यहाँ पे ये एक सरफेस है जो कि बीच में यहाँ पे रफ है, राइट। ये एक रफ पोर्शन है। ये जो रफ पोर्शन है या फिर कहें कि रफ पैच है, वो रफ पैच कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि एक्स आई इज इक्वल टू 0.1 मीटर से लेके एक्स एफ इज इक्वल टू 2.01 मीटर तक है। और इस पैच में जो रेजिस्टिव फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है इस तरह से, ऑब्वियसली वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, उसे कहा है एफ आर, राइट। तो आपको ये पूछा है कि जब ये ब्लॉक वी आई जितनी स्पीड से इस पैच पे से पास होता है तो उसकी फाइनल स्पीड जो है वी एफ वो कितनी होगी और इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो भी कितनी होगी। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको जो वैल्यूज दिए उसमें एक है वी आई आपको दे दिया है 2 मीटर पर सेकंड और मास है इसका 1 kg। इस ब्लॉक का मास है 1 kg और आपको फाइंड करना है एक तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के एफ और दूसरा आपको फाइंड करना है फाइनल स्पीड इसकी कितनी है वी एफ, ऑलराइट। अब देखिए, दरअसल ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। यहाँ पे ये जो कंडीशन लिखी है उससे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये सिर्फ इतना कह रहा है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो x की इस वैल्यू के बीच में ही लगता है, यानी कि x इजकल टू 0.1 से लेके x इजकल टू 2.01 तक ही लगता है। तब तक फ्रिक्शन फोर्स Fr इजकल टू माइनस के अपॉन एक्स जितना लगता है। और इससे पहले यानी कि x लेस देन 0.1, तो 0.1 मीटर से पहले और x इजकल टू 2.01 मीटर के बाद ये फोर्स जीरो हो जाता है, फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो जाता है।
मीन्स अगर इस फिगर में बात करें तो इस पोर्शन में फ्रिक्शन 0 है, इस पोर्शन में भी फ्रिक्शन 0 है, लेकिन यहां पे फ्रिक्शन जो है एफ आर इजकल टू माइनस के अपॉन एक्स जितना है, इतना सिर्फ यहां पे कहा है। ऑलराइट, और के की वैल्यू आपको दे दी है 0.5 जूल। तो अब इसे कैसे सॉल्व करें? बहुत आसान है, वर्क एनर्जी थ्योरम से। लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स, मैं यहां पे लिखता हूं एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम for variable force we can write kf minus ki is equal to work done by variable force, that is fx dx from xi to xf। आई होप कि आपको ये इक्वेशन याद आ गया। और कुछ नहीं लिखा, ये डेल्टा के इजकल टू वर्क ही लिखा है और कुछ नहीं है। लेकिन डेल्टा के यानी कि के एफ माइनस के आई, और वर्क यहाँ पे वेरिएबल फोर्स से होने वाला वर्क है, तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ, बस इतना ही है। अब इसमें से हम के एफ को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो ये हो जाता है के एफ इजकल टू यहाँ पे आ जाएगा के आई प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन में वही टर्म वापस आ जाएगी फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ। अब देखिए एफ एक्स की जगह पे यहाँ पे है एफ आर, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे एफ आर इंटू डी एक्स। फर्दर आगे बढ़ते हैं तो के आई इजकल टू 1/2 एम वी आई स्क्वायर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन। ठीक है, और ये जो एफ आर है माइनस के बाई एक्स, तो इसमें से माइनस के जो कि कांस्टेंट है उसे बाहर रख देते हैं, और यहाँ पे इंटीग्रेशन बचेगा एक्स आई टू एक्स एफ। अब देखिए एक्स आई कितना है, यहाँ पे एक्स आई है 0.1 और एक्स एफ है 2.01, और यहाँ पे बचेगा 1/x dx। ठीक है, हमने वही इक्वेशन लिया है लेकिन के बाहर ले लिया और लिमिट्स डाल दी, तो बचा 1/x dx। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपको इंटीग्रेशन के बारे में नहीं पता है, या फिर 1/x का इंटीग्रेशन जो मैं अभी लेने जा रहा हूँ ln, वो नहीं पता है, या फिर ln का log से क्या रिलेशन है वो नहीं पता है, तो इन सभी के लिए आपको मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स सर्च करना है, और उसमें 4 वीडियोस दिए गए हैं। उन चारों वीडियोस को आप अच्छे से एक बार देख लो। इसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉग, ln और एरिया वगैरह बहुत कुछ समझाया गया है, तो उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए मैं यहाँ पे अब आगे बढ़ता हूँ। देखिए के एफ का इक्वेशन अब आगे लिखते हैं। ये पहला टर्म तो ऐसा ही रहेगा 1/2 एम वी आई स्क्वायर। अब ये जो दूसरा टर्म है उसमें ये माइनस के, और इंटीग्रेशन 1/x dx ये हो जाता है ln ऑफ x फ्रॉम द लिमिट यहां पे 0.1 टू 2.01। ऑलराइट, देखिए ये इंटीग्रेशन मैंने कैसे किया है वो आपको इंटीग्रेशन समझने के बाद ही मालूम पड़ेगा, और उसके लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के ये जो 4 वीडियोस हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। चलिए अब मैं वैल्यूज पुटअप करता हूं। यहाँ पे मास आपको दे दिया है 1, और जो वी आई है वो है 2, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस के की वैल्यू है 0.5। ऑलराइट, और यहाँ पे ln में जब अपर लिमिट लोअर लिमिट डालोगे तो ये हो जाएगा 2.01 डिवाइड बाई 0.1। ठीक है, अब ये जो पहला टर्म है वो तो हो जाता है सिर्फ 2 माइनस ये 0.5, और देखिए ये जो ln है, ln को आप लिख सकते हो 2.303
इंटू लॉग, और लॉग में यहाँ पे क्या आएगा 2.01 डिवाइड बाई 0.1 यानी कि 20.1, ठीक है। तो ये हो जाता है 2 माइनस 0.5 इंटू 2.303, और ये log ऑफ 20.1 आपको मिल जाएगा 1.303। तो इसे अब सॉल्व करके आपको मिलेगा 2 माइनस 1.5 यानी कि 0.5 जूल। तो ये हो गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी के एफ, दैट इज 0.5 जूल, जो कि है हमारा एक आंसर। अब देखिए इसी पे से हमें फाइनल स्पीड भी मिल जाएगी, क्योंकि के एफ इजकल टू हम लिख सकते हैं 1/2 एम वी एफ स्क्वायर, और वो कितना है 0.5। तो इसमें से अब हम वी एफ स्क्वायर ऐसे ले सकते हैं, इट विल बी 2 इंटू 0.5 डिवाइड बाय द मास m, राइट। अब ये न्यूमरेटर हो जाएगा 1, और डिनोमिनेटर में मास जो है वो भी है 1, दोनों ही 1 है, तो ये आंसर हो जाता है 1। तो इसका मतलब कि फाइनल स्पीड vf ये भी हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड। तो आपको यहाँ पे इस ब्लॉक की जो फाइनल स्पीड मिल रही है वो है 1 मीटर पर सेकंड, जो कि है हमारा दूसरा आंसर। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके इस पर्टिकुलर केस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल स्पीड फाइंड कर लिए, राइट। चलिए, तो इसी के साथ ये लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, और मैं आपको बता दूं कि इन सारे न्यूमेरिकल्स के पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है, आप उसे डाउनलोड करके लिख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अंशुमन बलदानिया signing off. Take care.